आइए बेटा, आज हम आपको कक्षा 10 का साइंस पढ़ाते हैं। कक्षा 10 के साइंस का जो पहला अध्याय है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। के साइंस का पहले अध्याय का क्या नाम है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ये साइंस में केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। देखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है क्या? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाँ बेटा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? भाग लिए हैं, आपस में संयोग करेंगे। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखिए, ये बेटा अभिक्रिया का निशान है। ये क्या है? अभिक्रिया का निशान है। अभिक्रिया के निशान की ये बाएं तरफ वाला जो पदार्थ होता है ये अभिकारक होता है। अभिक्रिया के निशान के बाएं तरफ वाला पदार्थ अभिकारक होता है। अभिक्रिया के निशान के दाहिने तरफ वाला पदार्थ उत्पाद होता है। अब देखिए, इस अभिक्रिया में भाग कौन पदार्थ लिया है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या लिए हैं? भाग लिए हैं। अब देखिए, पहले हम अभिकारक को परिभाषित करते हैं। किसको? अभिकारक को। अब देखिए, अभिक्रिया के निशान के बाएं तरफ वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के निशान के बाएं तरफ वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा जो अभिकारक का होता है, देखिए, जिस पदार्थ के द्वारा नए उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा नए उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक की एक परिभाषा और होता है, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अब देखिए, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिए हैं, इसलिए हम इसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के निशान के ये बाएं तरफ भी है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसी कारण इसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के निशान के दाहिने तरफ वाला जो पदार्थ होता है ये उत्पाद कहलाता है। अब देखिए, उत्पाद का परिभाषा, अभिक्रिया के निशान के दाएं तरफ वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के निशान के दाएं तरफ वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। या दूसरा परिभाषा और होता है उत्पाद का, अभिक्रिया में प्राप्त नए गुणधर्म वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में प्राप्त नए गुणधर्म वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे C+O2 ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 का निर्माण कर लिए। अब देखिए, ये नया पदार्थ प्राप्त हुआ है, नए गुणधर्म वाला पदार्थ प्राप्त हुआ है, इसी कारण इसे हम उत्पाद कहते हैं। अब देखिए बेटा, जो अगला टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक समीकरण। अगले टॉपिक का क्या नाम है? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है उसको हम संकेतों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखते हैं, इसी कारण उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों के माध्यम से तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखना ही
रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए ये जो मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O होता है। तो इसलिए देखिए इसको जो प्रतीक के माध्यम से लिखा गया है Mg और O लिखा गया, ठीक। Mg और O, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2Mg और O2 लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा 2MgO, ठीक। इसको देखिए किसके माध्यम से? प्रतीकों के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से क्या कर लेते हैं? संक्षिप्त में लिख लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की संख्या आपस में बराबर न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाँ बेटा, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है। अब देखिए बेटा, जैसे यहाँ Mg है प्लस O2 है, यहाँ पर क्या हो गया 2MgO। अब देखिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है। ऑक्सीजन पर कितना माइनस होता है? 2। और मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है। मैग्नीशियम पर कितना प्लस होता है? 2 प्लस होता है। तो यौगिक का निर्माण कब होता है? जब 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस मिलते हैं, तब जाकर के यौगिक का निर्माण होता है, सूत्र का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या कितना हो गया? 2 और ऑक्सीजन की भी संख्या 2। इसमें जो है अभिकारक में जो है मैग्नीशियम है, इसमें एक संख्या क्या है? मैग्नीशियम की कम है, यहाँ पर एक संख्या मैग्नीशियम की क्या है? ज़्यादा है। इसी कारण इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका परिभाषा जो होता है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण परिभाषा क्या हुआ? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या होगी यहाँ पर 2Mg प्लस O2, अभिक्रिया का निशान 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है। इसलिए इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व नंबर 1 जो है, देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देती है। कोई भी रासायनिक समीकरण हो या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त जो उत्पाद के संदर्भ में क्या करती है? ये जानकारी देती है। अब दूसरा जो है ये क्या है? देखिए रासायनिक समीकरण से, किससे? रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। तीसरा जो है ये रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात होते हैं या ज्ञात हैं। रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हैं। अब अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण की सीमाएं। नंबर 1 जो सीमाएं है कि रासायनिक समीकरण से
अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब दूसरा क्या है, देखिए, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तीसरा जो है यह है रासायनिक समीकरण से भी यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। रासायनिक समीकरण से यह भी नहीं पता चलता है या ज्ञात नहीं हो पाता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। अब देखिए बेटा, जो अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? ये निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमें देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर NH3 अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये मिल करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर दिए। देखिए, यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N भी 1 है, H की संख्या 3 है, एक H की संख्या या जोड़ देंगे तो H की संख्या 4 हो जाएगी। ये हो गया अमोनियम, उसके बाद Cl यहाँ पे लगा दिया गया तो हो गया अमोनियम क्लोराइड। उसी प्रकार यहाँ पर C+O2 जोड़ेंगे तो CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। इसी प्रकार 2H2 + O2 तो मिलकर आपका क्या बन जाएगा? 2H2O। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जल। इसके बाद दूसरा नंबर जो अभिक्रिया है वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए, जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये क्या है? CO2 है। क्या है? CO2। अभी जब टूटेगा तो ये हो गया यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब C+O2। इसी प्रकार अब देखिए, अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड तो हो गया NH4Cl। जब ये टूटेगा तो हो जाएगा NH3 अमोनिया बन जाएगा और H+HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा क्या है? जल। क्या है? जल। यहाँ पर क्या 2H2O है तो ये जब टूटेगा तो हो जाएगा 2H2 + O2। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है। अब देखिए बेटा, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। किसके? वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो है उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या है? उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया
है। इसको कैसे परिभाषित करते हैं, देखिए, वह अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा हो उसे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा हो उसे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आपका क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होगा, वियोजित होगा, मतलब टूटेगा। तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब देखिए यहाँ पर Ca है तो यहाँ पर Ca को ले लिया गया, यहाँ CO3 में से एक ठो ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो यहाँ पर O को लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिया गया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। जब यहाँ से एक ऑक्सीजन हम निकाल लिए तो 2 ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पर CO2 बचा, तो इसको हम प्लस करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिए। अब अगला देखिए, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या है अगला, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। वह अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl। क्या है, 2AgCl। ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम भी कह सकते हैं या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये टूटेगा, देखिए 2Ag है तो यहाँ पर 2Ag प्लस यहाँ पर Cl एक दिखाई दे रहा, लेकिन आगे 2 लगा तो Cl भी कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Cl2, क्लोरीन गैस प्रवाहित हो। क्या होगा, क्लोरीन गैस। अब इसके बाद तीसरा नंबर जो है ये है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरा नंबर क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा हो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा हो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O, ये क्या है, जल है, ये विद्युत धारा के द्वारा अभिक्रिया होगी, तो आपका 2H2 यहाँ दिखाई दे रहा है तो 2H2 को लिख लिया गया प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ तो एक ही दिखाई दे रहा है क्योंकि सामने कितना लगा है, 2 लगा है, तो इसलिए ऑक्सीजन भी हमारा 2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, O2। अगला नंबर आपका क्या है, देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कैसे करते हैं, जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए Fe अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, Cu Fe से कम क्रियाशील वाला तत्व है, इसलिए Fe Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा, उसको वहाँ से हटा देगा। अब देखिए यहाँ पर Fe है तो Fe देखिए हो गया, Cu को हटाकर यहाँ पर SO4 हो गया। क्या हो गया, SO4 प्लस Cu। अब देखिए यहाँ से Cu क्या हो गया, बाहर चला गया, इसी को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगला जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उभय अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए जिस अभिक्रिया में तत्व 2 बार विस्थापित होते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में तत्व 2 बार विस्थापित होते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखिए ये सोडियम सल्फेट
ये बेरियम क्लोराइड, इसकी जब अभिक्रिया होगी, अब देखिए Na के स्थान पर Ba हो जाएगा, Ba के स्थान पर Na हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Na2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2Na, Na2 को 2Na लिख सकते हैं। यहाँ पर Cl2 है, Cl2 को क्या लिख सकते हैं, Cl। यहाँ पर जब इसको Cl लिख देंगे तो 2 आगे लगा तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर Na भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, तो ये मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लिए। अब Ba एक बचा है, SO4 एक बचा, तो क्या हो जाएगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट। क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। अब देखिए उसके आगे क्या है, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। देखिए जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का हानि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का हानि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर CuO होगा, क्या होगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है इसमें। अब देखिए क्या हुआ, अभिक्रिया का निशान यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जो कॉपर के साथ था ये आकर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। ये ऑक्सीजन जो कॉपर के साथ था ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। देखिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। और कॉपर क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो इसलिए कॉपर यहाँ अकेल हो गया। अब देखिए अगला जो है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हानि तथा हाइड्रोजन का योग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ बेटा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हानि हो तथा हाइड्रोजन का योग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, देखिए कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला है तो इसलिए यहाँ किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अब देखिए यहाँ जब कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ क्या हो गया, कॉपर से जब ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ ऑक्सीजन की हानि हो गई, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बेटा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोग अभी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया पढ़े हैं, उसी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को मिलाने से रेडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण होता है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को हम परिभाषित कैसे करते हैं, जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों की क्रिया हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों की क्रिया हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ कॉपर से क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन, देखिए यहाँ देखिए कॉपर अकेल हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है तो ये कौन सी क्रिया हुआ है, अपचयन। कौन सी क्रिया हुआ है, अपचयन। जहाँ ऑक्सीजन हट जाता है वहाँ अपचयन होता है, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाता है वहाँ उपचयन होता। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है इसलिए ये कौन सी क्रिया हुआ है, उपचयन क्रिया हुआ है। इसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बेटा उष्मीय अपघटन अभिक्रिया जो था उसका प्रकार है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। उसमें देखिए नंबर 1 जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होता है उसे, यहाँ पर ऊष्मा हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखिए C+O2, निर्मुक्त होना मतलब आपका बाहर निकलना, निर्मुक्त होना मतलब बाहर निकलना। देखिए C+O2 मिलकर CO2। अब इसमें प्लस 94 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा, उष्मा बाहर निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 94 किलो कैलोरी। अब दूसरा जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए बेटा क्या है उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उष्मा ग्रहण करना, अवशोषण करना मतलब उष्मा ग्रहण करना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2N+O2, 2N+O2 अभिक्रिया का निशान 2NO, इसमें जो है आपका -45 किलो कैलोरी क्या होता है, उष्मा अवशोषण होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कर्जा लेता है तो क्या होता है, ऋणी होता है, उसको हम माइनस लगा, यहाँ पे उष्मा ये क्या है, लिया है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। वहाँ पर वो उष्मा क्या है, दिया है, इसलिए वहाँ पर प्लस लगा है। तो आपका जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है इसमें उष्मा का अवशोषण होता है कितना, 45 किलो कैलोरी। अब आगे क्या है, विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु में रखने से उसके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। हाँ बेटा, जैसे तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को जब हम लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देते हैं या रखते हैं तो उससे उसका जो स्वाद होता है और उसका जो महक होता है बदल जाता है। उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं।